हाँ जी। सो एवरीवन, अपने इस क्लास में स्टार्ट करने लग रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफी आसान है। एट द सेम टाइम वेटेज वेरीज अराउंड 5 to 7 मार्क्स। ओके, अभी इसमें सबसे पहले है इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, जो अपने को पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया इन्वायरमेंट का डेफिनेशन? हर वो चीज, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉन लिविंग मतलब सॉइल, एयर, वाटर। हर वो चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो हमारे प्लैनेट ने इनहेरिट करा है, वो इन्वायरमेंट है। दैट्स इट। अब पूरा क्लास एक साथ बोलेगा एवरीवन, एक बार और बोलो। इन्वायरमेंट refers to the total planetary inheritance and the totality of all the resources. In other words, environment includes all the biotic and abiotic elements which influence each other. Biotic मतलब living plants and animals, और abiotic मतलब non living air, water, land etc. सभी को याद हो गया, सभी को समझ आ गया। Inheritance of the planet, be it living inheritance और be it नॉन लिविंग इनहेरिटेंस। अबायोटिक होता है, नॉन बायोटिक नहीं होता। ठीक है सर, वी विल रिमेंबर दिस, कोई टेंशन नहीं है। अब इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या है? कैसा बात कर रहे हो सर, ये इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा इन्वायरमेंट से? सबसे पहले एक बात बताओ ना। हम लोगों को पढ़ाई करना है अभी, हम लोगों ने चेयर टेबल बनवा रखा है फॉर अवर कन्वीनियंस। आपके घर पे कोई ना कोई फर्नीचर है, तो वो वुड से आया, वुड इन्वायरमेंट का पार्ट है। वो रहने दो। हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, एयर है। खाना, फूड। तो इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्सेस। इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्सेस। बोलो एवरीवन, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स। बोलो, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स। ध्रुव आप भी ध्यान देंगे। इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स वेरियस रिसोर्सेस सच एज वुड, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा। एक और बार, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स वेरियस रिसोर्सेस सच एज wood, mineral, soil, etc. These resources are necessary for the process of production and they are available at free of cost in the environment. इसका environment में कोई खर्चा नहीं है। They are available at free of cost. हम लोग एक दूसरे से चार्ज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट हमसे थोड़ी कुछ चार्ज कर रहा है। चलो बोलो एवरीवन, environment provides various resources, wood, mineral, soil, etc. These resources are necessary process of production and they are available at free of cost in the environment. आप सुनाएंगे आकृति, बोलिए। इनर एनवायरमेंट लिख लेंगे पहला पॉइंट, क्लास पहला पॉइंट लिख लेंगे एवरीवन। एंड हर वो बच्चा जो रिकॉर्डिंग देख रहा है साथ साथ लर्न करे, नौ की बस नोट्स करे या स्क्रीनशॉट ले, तो फिर क्लास का पर्पस डिफीट हो जाएगा सर। सप्लाईज रिसोर्सेस, सप्लाईज रिसोर्सेस। हो गया क्या आप लोगों का? पहला वाला पॉइंट लिखना है केवल, हाँ, लिख लीजिए। लिखा आप लोगों ने? ओके ग्रेट, पहला पॉइंट कवर हो गया है। सर सेकंड पॉइंट पे चलता हूं। इन्वायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट। बोलो, इन्वायरमेंट असिमिलेट।
बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो वेस्ट को इकट्ठा करके उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। उसको क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल दूं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ना। आपको पता है कि जो पोल्यूशन होता है उसको ठीक करने के लिए पेड़ उगाइए, क्योंकि जो लीव्स होते हैं या ट्रीज होते हैं वो लोग नेचुरल अब्जॉर्बर ऑफ गैसेस होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। और तभी तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ट्रीज आज भी है। दो हम लोगों ने ऑक्सीजन का क्वालिटी एंड एयर का क्वालिटी को बहुत खराब कर दिया है, फिर भी हम लोग सांस ले पा रहे हैं, सोचो, क्योंकि ट्रीज आज भी तो है ना अवेलेबल। बोलो एवरीवन, इन्वायरमेंट, बोलो एवरीवन, बोलना, इन्वायरमेंट असिमुलेट्स वेस्ट। बोलो इन्वायरमेंट, बोलना, environment absorbs various waste generated in the process of production by human। देवांश साथ साथ लर्न करना है। environment absorbs various waste generated in the process of production by, फिर से, और environment absorbs various waste generated in the process of production by, one more time, environment absorbs, assimilation of the waste, बोलो, assimilation of the waste, assimilation of waste is necessary for survival of life on planet earth। वेस्ट अगर ठिकाने नहीं लगेगा, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ और ड्रिंक वाटर, वाटर क्वालिटी नहीं मेंटेन रहेगा। बोलो एवरीवन, एनवायरमेंट वेस्ट जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, assimilation of waste, लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। सुनाएंगे ये पॉइंट मेरे को वीर आप? प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स, लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। दिस पीपल आर टेलिंग, हो गया? ध्रुव ने लिख लिया क्या भाई? ओके। एक है सस्टेन्स लाइफ। आज हम लोग एयर ब्रीथ कर पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, तभी तो जी पा रहे हैं। तो ये लोग बोल रहा है जी ही तुम पा रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट है। सस्टेन्स लाइफ बोलना एवरीवन, इट इंक्लूड्स, बोलो, इट इंक्लूड्स वेरियस इंग्रेडिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ, फिर से, it includes various ingredients which are necessary for the survival of human life। These ingredients include water, soil and air, water, soil and air। एक बार और, it includes various ingredients which are necessary well of human life। These ingredients include water, soil and air, water, soil and air। एक बार और क्लास, it includes ingredients which are necessary for survival of human life। These ingredients include water, soil and air। क्यों ना ये मेरे को सुनाएंगे सिद्धार्थ आप? लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए।
सस्टेन्स लाइफ कर लिया आप लोगों ने? स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अच्छा कर रहे हो, अभी भी लिख रहे हो, ओके। स्टूडेंट्स, व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज फोर्थ पॉइंट एंड दैट विल कंक्लूड इट, इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बोलो क्या? इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिपीट करना, क्या? इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर समझ में नहीं आया, इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब? आज आप लोग सब कोई का कभी ना कभी मन करता है कि भैया हम घूमने जाए, तो जब घूमने जाए तो हम लोग क्या देखें? अगर आप लोगों को कैफे ही देखना है, रेस्टोरेंट ही देखना है, तो वो आपके सिटी में भी है। द सी, द लैंडस्केप, द माउंटेन्स, ये देखकर वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड दैट इज एनवायरमेंट। तो उससे ही तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है ना। यही यहां पर है, बोलो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, बोलो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स एटसेट्रा। Men enjoy these surroundings and the scenic beauty of these elements. Such elements help in helping the improving the quality of life, help in improving the quality of life। ठीक है, फिर से बोलो, environment includes land, forest, mountains, rivers, etc. Man enjoys these surroundings and the scenic beauty of these elements. Such elements helps in improving the such elements help in improving the, एक बार और एंड देन ध्रुव आप बता सुनाओगे, हाँ। इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स एटसेट्रा। Men enjoy these surroundings and the scenic beauty of these elements. Such elements help in improving the, ध्रुव सुनाइए सर आप। लैंड, scenic beauty of these elements, लिख लीजिए क्लास। बिल्कुल है। कैसे? हर एक का आदमी का जो लाइफ का क्वालिटी है वो इंप्रूव होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है जब वो इन चीजों के आसपास रहता है। नहीं, लाइवलीहुड के लिए नेसेसरी नहीं है, तो पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ये कब था फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर लाइवलीहुड? पर्पस आप भूल गए। चलिए लिखिएगा फटाफट। सर लिख लिया क्या आप लोगों ने फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट? ओके, प्लीज राइट इट डाउन। देवांश हो गया आपका? ओके। क्लास, अब ना कुछ कॉन्सेप्ट्स है, एक एक नंबर दो दो नंबर के आते हैं, समझ में आ रहा है? वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला है कॉन्सेप्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या है बोलो? सर आप सर आप कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स लोग बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा करके हो रहा है, तो एक हद तक तो यार मेरा क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो मेरा क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं ठीक है बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर एक मोमेंट आता है जब वो डिस्टरबेंस का रेट मेरे क्लास को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लग जाता है, तब मैं स्टूडेंट्स के साथ अकॉर्डिंगली डील करूंगा। इन्वायरमेंट का भी तो सेम ही है। एक हद तक इन्वायरमेंट जो भी अपने वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको अब्सॉर्ब कर सकता है। एक लिमिट है कि इन्वायरमेंट ये चारों काम कर सकता है, इन्वायरमेंट ये चारों काम कर सकता है और इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं होगा। मतलब इन्वायरमेंट का ये चारों काम डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे मैं टीचिंग कर सक रहा हूं बिना स्टूडेंट्स के डिस्टर्ब किए हुए, मतलब स्टूडेंट्स से मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो वो मोमेंट को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। देखो डेफिनेशन सुनना है ना। हाँ सर।
it refers to the capacity of environment. बोलो, it refers to the capacity of environment under which it is able to perform the above functions. का मतलब क्या है? In which it is able to perform its function. its मतलब जो environment का function है, in which it is able to perform its functions without any interruption. मतलब environment को जिस पर्पस के लिए रहना काम करना चाहिए, environment वो काम कर पा रहा है. एक बार और, it refers to the capacity of environment under which it is able to perform its functions without any interruption. Without any interruption. हाँ, यहां पर बोलो, it refers to the capacity of environment under which it is able to perform its functions. अब अपने को एक और बात यहां पे लिखना है, पहले ये लर्न करेंगे पूरा, फिर देवांश सुनाएगा. सुनना एवरीवन. इन अदर वर्ड्स, सुनना क्लास इधर सुनना, क्या लिखा है. इन अदर वर्ड्स, तन्मय सुनना, अभी लिखना नहीं. इन अदर वर्ड्स, कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. हम लोग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे. अरे भैया, इन्वायरमेंट हम लोगों के लिए तो रिसोर्स ग्रो किया है, तो हम लोग रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिसोर्स यूज करेंगे. पेड़ का जरूरत होगा, पेड़ निकालेंगे, बट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, अनिकेत ध्यान दे, शुड नॉट गो अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन. मतलब रिसोर्स जितना तेजी से ग्रो हो रहा है, क्लास इधर ध्यान, रिसोर्सेज जितना तेजी से ग्रो हो रहा है और अपने जितना तेजी से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अपना यूज करने वाला स्पीड ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना एक दिन रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा या एकदम ही कम हो जाएगा. एंड दूसरा बात, हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स करेंगे, और इन्वायरमेंट वेस्ट अब्सॉर्ब कर रहा है, करेगा, पर हम लोग को इतना भी वेस्ट जनरेट नहीं करना है कि वो इन्वायरमेंट भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाए. दो बातें हैं, बहुत ही खतरनाक बात इंपॉर्टेंट है, ढूंढ ढूंढ के एनसीईआरटी से करवा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना. बोलो एवरीवन. पहला, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. बोलो, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट अंडर विच इट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस विदाउट एनी, under which it is able to perform its function without any interruption. Under which it is able to perform its functions without any interruption. आगे, in other words, carrying capacity implies that resources extraction should not go above the rate of resource. In other words, carrying capacity implies that resources extraction should not go above the rate of resource generation, and the generation of waste should remain within the absorption capacity. And the generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment. इन्वायरमेंट अब्सॉर्ब कर सके उतना ही वेस्ट जनरेट करना, और उतना ही वेस्ट एक्सट्रैक्ट करना कि इन्वायरमेंट जनरेट कर पाए. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर. ये वाला लाइन पहले लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर ये वाला पे बोलो. इट रेफर्स टू the environment under which it is able to perform its functions without any interruption. देवान सुनाओ. is able to perform its function. लिख लीजिए क्लास, लिख लीजिए, पहला पार्ट लिख लीजिए. it refers to capacity of environment under which it is able to perform its function without any interruption. लिख लिया क्या आप लोगों ने? It refers to the capacity of environment under which it is able to perform its function without any interruption. Without any interruption. Without any interruption. Perform without any interruption. आगे बोलो, आगे बोलो. In other words, बोलो. In other words,
Carrying capacity implies that resource extraction should not go above the rate of resource. फिर से बोलो. In other words, carrying capacity implies that resources extraction should not go above the rate of resource generation. Should not go above the rate of resource generation. एक बार और. In other words, carrying capacity implies that resource extraction should not go above the rate of resource generation, and the generation of waste should remain within the absorption capacity. And the generation of waste should remain within the absorption capacity of the, and the generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment. ठीक है, ये सुनेंगे हम लोग देवांश से. बोलो देवांश. एक्सट्रैक्शन. तुम एकदम कीवर्ड्स को नहीं बोल रहे हो, एंड सबसे खराब हरकत है ये. इन अदर वर्ड्स, फिर से बोलो. कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट गो अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन. रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट गो अबव द रेट ऑफ रिसोर्स. अरे जिस रेट पे तुम रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, जनरेशन के कमी होना चाहिए, जनरेशन ज्यादा तेज होना चाहिए. एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब इन्वायरमेंट उसको अब्जॉर्ब कर सके. अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को, वेस्ट को अब्जॉर्ब कर सके. उस इन्वायरमेंट अब्जॉर्ब कर रहा है वेस्ट, उससे पहले तुम और वेस्ट पैदा कर दे रहा है, तो इन्वायरमेंट चलेगा क्या उससे? नहीं. एक बार और रीड करो. ठीक है. ओके. हाँ लिख लो, अब लिख लो. तुम पढ़ा है, अभी रीड किया है, लेकिन ठीक है लिख लो. लिख लिया. हो गया क्या स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है आपका? आप लोगों का नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्या बोलो? अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की कैपेबिलिटी कि वो वेस्ट अब्जॉर्ब कर सके, वो है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. एक बार और बोलना. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट. बोलो. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब वेस्ट. टू अब्जॉर्ब वेस्ट. टू अब्जॉर्ब वेस्ट. एक बार और बोलो. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब वेस्ट. एक और बार. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू, लिख लो, टू अब्जॉर्ब वेस्ट. टू अब्जॉर्ब वेस्ट. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब वेस्ट. लिख लिया क्या आप लोगों ने? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब वेस्ट. It refers to the ability of environment to absorb waste. लिख लिया? ठीक है सर. एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू ऑब्जर्व वेस्ट, तुम इतना सी याद नहीं किए हो अभी तक देवांश. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू ऑब्जर्व वेस्ट. अच्छा. हाँ स्टूडेंट्स, अब सुनिए. अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है, हेडिंग डालिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हेडिंग डालिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
जी सर, एक बात समझिएगा, हम लोगों ने ये जो रिसोर्सेज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं या पानी, एक तरीके से हमारे प्रीवियस जनरेशन ने रिसोर्सेज को यूज किया है और हम तक पास ऑन किया है कि हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, हम लोग हेल्दी रह पा रहे हैं एटलीस्ट। क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम लोग भी रिसोर्सेज यूज करें? ऑफ कोर्स, बट इस तरह यूज करें कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम रख सके या बेटर कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि डेवलपमेंट हो, प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट हो। ये देखो वो फोन देख रही है, किसका मैसेज आया बोलो? अभी इधर ध्यान से सुनना, अभी इधर ध्यान देना तन में। प्रेजेंट जनरेशन, ऑब्वियसली प्रेजेंट जनरेशन यानी आपका और हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज लगते हैं, पर 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 वो डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो कि रिसोर्सेज हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर दें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज ना बचे। मान लीजिए कि अपने सोचते हैं कि बहुत जोर से डेवलपमेंट करेंगे और बहुत जोर से डेवलपमेंट करने के चक्कर में, बहुत जोर से डेवलपमेंट करने के चक्कर में व्हाट वी डू इज वी एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, द ट्रीज इन अवर एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट हो तो जाएगा पर नेक्स्ट जनरेशन सफर करेगा। वो डेवलपमेंट रियल लाइफ में डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्शन है। चलो एवरीवन बोलना, द डेवलपमेंट ऑफ अवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलप। एक और बार, द डेवलपमेंट ऑफ अवर प्रेजेंट, एक और बार क्लास, द डेवलपमेंट ऑफ अवर प्रेजेंट जनरेशन without hampering the development of future generation is known as sustainable development. One more time class, the development of our present generation without hampering the development of future generation is known as sustainable development. एक और बार, the development of our present generation without hampering the development of future generation, आगे, the basic motive of sustainable development is to ensure that present generation should give a quality of life to the next, फिर से, the basic motive of sustainable development is to ensure that the present generation should give a quality of life to the next generation which is not less than what the present generation inherits. जो हम लोगों ने इनहेरिट किया उससे खराब इन्वायरमेंट हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को न दें। एक बार और, द डेवलपमेंट ऑफ अवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन is known as sustainable development. The basic present generation should give a quality of life to the next generation which is not less than what the, ध्रुव सुनाएंगे आप, फिर अनिकेत आप बोलेंगे। द बेसिक मोटिव बोलो। क्वालिटी ऑफ लाइफ which is not less than what the present generation inherits, which is not less than what the present generation inherits. Is it done everyone? सर इतना बात तो डन हो गया, सर इतना बात तो डन हो गया, which is not less than what the present generation inherits। लिख लीजिए आप लोग ये पूरा, पहले आप लोग लिखेंगे उसके बाद ना, फटाफट लिखिएगा एवरीवन।
जल्दी लिख, कंप्लीट कहाँ है, ये पूरा है डेफिनेशन। हो गया क्लास, पीपल हैव रिटन इट डाउन आई अज्यूम। लिख लिया आप लोगों ने सर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। डेफिनेशन कैसे पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कैसे, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेडिंग डाल लीजिए। एंड अनिकेत आप बताइए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं। यहां पे ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्ट्रेटजी तो आप लोग आजकल देख ही रहे हो, ई व्हीकल्स का इतना बातचीत चल रहा है, तो हम लोग क्लीनर फ्यूल्स यूज करें या पूरा फ्यूल्स का कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दें। तो पहला है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, पहला क्या है बोलो, बोलना एवरीवन, इन प्लेस ऑफ, पहले यहां पे लर्न करना है, इन प्लेस ऑफ स्मोक एमिटिंग फ्यूल्स, बोलो इन प्लेस ऑफ स्मोक एमिटिंग फ्यूल्स लाइक coal and petroleum, such fuels are to be taken into consideration which does not produce pollution, for example LPG, CNG, gobar gas in rural areas, gobar gas in रूरल एरियाज। चलो एक बार बोलना क्लास, इन प्लेस ऑफ स्मोक एमिटिंग फ्यूल्स लाइक coal and petroleum, such fuels are to be taken into consideration, for example LPG, CNG, gobar gas in rural areas etc, gobar gas in rural areas etc। फिर से बोलना, in place of smoke emitting fuels like coal and petroleum, such fuels are to be taken into consideration which does not produce pollution, for example LPG, CNG, gobar gas in rural areas etc। सामेता बोलो, आप बोलो पीछे आकृति। हो गया, लिख लो भैया, लिख लो भैया, पहला पॉइंट लिख लो भैया। क्या चीज, हम चलता है, वॉक करता, पैसा करता है। हाँ तो भी देखो, नो फ्यूल, नो फ्यूल, बस फिर क्या, नो फ्यूल इन्वॉल्व। हम लेगा हाइब्रिड व्हीकल, जब लेगा हाइब्रिड से क्या होगा कि इन्वायरमेंट का भी हो गया, और क्या, हाँ बस सब तरीके का कवरेज रहेगा ना। देखो, हाँ एलपीजी, सीएनजी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज एक्सेट्रा, क्लियर है ना। सर लिख लिया पहला पॉइंट आप लोगों ने।
अच्छा, पहला वाला डन है क्या आप लोगों का? क्लास पहला वाला डन है क्या आप लोगों का? लिखना हो गया स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट है, सुन लीजिएगा पहले फिर लिखिएगा। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल। अगर आपको एग्जाम में चाहे ना कंफ्यूज करने को, वो लोग रिन्यूएबल वर्ड भी यूज कर सकता है। नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एक ही चीज होता है, बोलो। नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, नहीं सुने आप लोग? नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल का मतलब है विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सनलाइट से जो सोलर पावर जनरेट हो रहा है वो बार बार यूज हो सकता है, उससे मैं इकोनॉमी में या इन्वायरमेंट में कुछ भी डिप्लीट नहीं कर रहा। जो विंड का पावर है वो बार बार यूज हो सकता है, स्ट्रीम का जो फ्लो है उसको बार बार यूज किया जा सकता है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग करा जाए, बढ़ाया जाए, जिससे कि इन्वायरमेंट पे कम से कम प्रेशर पड़े। चलो बोलो एवरीवन, बोलो द सोर्स ऑफ एनर्जी, बोलो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक मिनट, एक किसका फोन बज रहा है ये बार बार? भाई साइलेंट करके रखा करो। किसका मैसेज आया सिद्धार्थ? हाँ, द सो अभी ड्राई फ्रूट मत खाया करो इस एज में। द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी, यहां पर ध्यान दो। द सोर्स ऑफ एनर्जी, बोलो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच केम इनटू एग्जिस्टेंट इन द रिसेंट पास्ट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक और बार, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द रिसेंट पास्ट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल मतलब पुराना, और नॉन कन्वेंशनल मतलब नया वाला। बोलो एवरीवन, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द रिसेंट पास्ट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल, आर नोन एज, in other words, it refers to the source of energy which has been discovered just because of modern technology. Example, wind power, solar energy, etc. Wind power, etc. बोलो everyone, यहां तक ही याद रखना है। बोलो, the sources of energy which came into existence in the recent past are known as non-conventional sources of energy. In other words, it refers to the sources of energy which has been discovered just because of, फॉर एग्जाम्पल विंड्स पावर, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। एक और बार फिर देवांश आप बोलोगे, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच केम इनटू एग्जिस्टेंट इन द रिसेंट पास्ट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू द सोर्स which has been discovered just because of, for example, winds power, solar energy, etc. For example, winds power, solar energy, etc. एक बार और बोलो, the sources of energy which came existence in the recent past are known as sources of energy. In other words, it refers to the sources of energy which have been discovered just because of, for example, winds power, solar energy. बोल देवांश। सोर्सेज बिकॉज ऑफ, लिख लीजिए।
हो गया क्या? हो गया। तीसरा बात, तीसरा बात, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है, सोचो एक एग्जांपल है कि सिद्धार्थ का पढ़ाई लिखाई अच्छा हो गया, गाड़ी खरीद लिया, अनिकेत का हो गया, गाड़ी खरीद लिया, वीर का, ध्रुव का। अब ये लोग चारों एक ही लोकेलिटी में रहता है, एक ही जगह चारों का ऑफिस है, समझना बात को, एक ही जगह इन लोग का ऑफिस है। अब ये चारों भाई अपना अपना गाड़ी में जा रहा है, तो इन्वायरमेंट को 4 टाइम्स डैमेज हो रहा है। क्या तो ये लोग ऐसा करे कि गाड़ी साथ में एक जन, कोई एक दिन एक जना ले ले, या फिर ये लोग ये करे कि ये लोग चारों ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो प्राइवेट व्हीकल्स पे प्रेशर नहीं आएगा, आपका फंड्स बचा, आपका पैसा बचा, पहला बात। दूसरा बात, इन्वायरमेंट का डैमेज बचा, इतना पोल्यूशन रिलीज नहीं होगा। इमेजिन, हाँ, जिन लोग का इमरजेंसी है, जैसे कि पेरेंट्स है जो चलने फिरने में दिक्कत है और कहीं जाना है, बार बार ट्रेवलिंग का दरकार होता है ऑफिस आने जाने का, उनका अलाउड है। बट रेलाबाजी के चक्कर में, जितना लोग रेलाबाजी के चक्कर में अगर गाड़ी ले रखा है, अगर वो रेलाबाजी हटा दिया जाए तो तुम देखो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन आधा से कम हो जाएगा, ड्यू टू कॉस्ट, ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स का हम बात कर रहे हैं। आपको खरीदना नहीं पड़ा ना प्राइवेट व्हीकल अपना, तो तब आपका पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट बचा, हर तरह से बच रहा है ना। और आप ये नहीं समझ रहे हो, आप ये सोचो कि पोल्यूशन कम है तो आपका इनडायरेक्टली मेडिकल बिल्स भी तो कम आएगा। आप अगर इन्वायरमेंट का ध्यान रखोगे तो मेडिकल, एक अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे ही, एक तो जगह आया था, एक डॉक्टर का मैं देख रहा था, उस वो लोगों ने क्या एक रिसर्च करा कि हिमाचल या कोई पहाड़ की तरफ एक आदमी का जो स्मोकर नहीं है, लंग्स, और एक दिल्ली में जो आदमी स्मोकर नहीं है उसका लंग्स, तो जो दिल्ली वाले आदमी का लंग्स था वो एकदम काला, मतलब कि कितना सिगरेट जो आदमी पूरा दिन में पिए तब वैसा काला लंग्स हो। तो इमेजिन द पोल्यूशन, जबकि वो आदमी नॉन स्मोकर था। इन्वायरमेंट का फर्क देख लो, इन्वायरमेंट का फर्क देख लो, आपका मेडिकल बिल्स, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक बात बताओ ना, छोड़ो ना, आप लोग आज हंसी मजाक करके क्लास के बाहर जाएगा, बाहर घूमेगा। इमेजिन करो अगर तबीयत ठीक नहीं है, गला काम नहीं कर रहा है, फीवरिश फील हो रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहा है, इमेजिन करो कि क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया रहेगा क्या? अगर आपके पास पैसा डबल भी है, ट्रिपल भी है, पर अगर हेल्थ नहीं है तो खेला खत्म है। एंड हेल्थ तो पोल्यूशन कंट्रोल करने से बेटर इंप्रूव हो जाएगा। यहां पर बोलो एवरीवन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस, बोलो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन, public transport must be taken into consideration as it reduces the amount of traffic and consumption of petrol, which reduces sound and, for example, metro in Delhi. नहीं, अब ई स्टेलिंग की कर लो, बट आप समझ नहीं रहे हो ना इसमें फिर तन्मय ये भी प्रोटेस्ट आ जाएगा ना कि किसी के ग्रैंड पेरेंट्स है, किसी के बच्चे है, किसी को कुछ दिक्कत है, दिक्कत है, तो आप बैन नहीं लगा सकते। कर सकते हैं, वो करा जा सकता है, बट उससे फायदा नहीं होगा। दिल्ली ट्राई किया था ऑड इवन रूल का, कि एक दिन गाड़ी में वो गाड़ियां निकलेंगी जो ऑड नंबर वाली है, और एक दिन वो निकलेंगी जिसमें इवन नंबर वाली है। लोगों ने दो दो गाड़ियां खरीद ली, एक ऑड वाली एक इवन वाली। दिल्ली गवर्नमेंट बोला पोल्यूशन और बढ़ गया पहले से, पहले लोगों के पास एक गाड़ी था, अब दो लोगों के पास दो दो गाड़ी है। क्योंकि ये तुम लोग मानेगा ना, जिसके पास एक गाड़ी का पैसा है वो दो भी खरीद सकता है। तो एक ऑड नंबर वाला इवन नंबर वाला लोग चलाने लग गया, तब दिल्ली गवर्नमेंट बोला कि नहीं, नॉर्मल ही रूल है, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ भाई। लेकिन वो तो नहीं चाहिए ना भैया, गाड़ी को कौन प्रमोट करना चाह रहा है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मस्ट बी टेकन इनटू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक बार बोलो, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो एवरीवन।
in order to reduce the consumption of petrol and to decrease the amount of air pollution, public transport must be taken into consideration, as it reduces the amount of traffic and consumption of petrol, which reduces sound and air. लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो, क्योंकि आज आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक. इसके बाद एक टॉपिक रहेगा ग्लोबल वार्मिंग, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो वो भी बता दूंगा. क्या ध्रुव? उस, हाँ, क्यों अनिकेत, क्या प्लान है संडे का? अनिकेत बोल रहा हूं, सॉरी तन्मय, तुम लोग सिमिलर है ना इसीलिए. एज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एंड कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, मतलब सेम स्कूल है इसीलिए बोला हम. एज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एंड कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल विच रिड्यूसेस साउंड एंड एयर पोल्यूशन. साउंड एंड एयर पोल्यूशन कम करना है. एज इट रिड्यूसेस साउंड एंड एयर पोल्यूशन. चलो भैया, अच्छा है. और फोर्थ बात, हम लोग को हर चीज में, तन में देखो यहां पे, ये तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम है, हम लोग को हर चीज में वेस्ट को कॉपी करना है, जबकि इंडिया ऑलवेज यूज टू रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट. एक एग्जांपल है, हम लोग बोलते हैं सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव. सो व्हाट इज दिस? एक, इन भगवानों को कोई ने नहीं देखा, ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, हम लोग इस पर भी आज डिबेट नहीं करेंगे. बट अगर भगवान मान रहे नेचर का इंडिकेटर्स को, इसका मतलब इंडिया हमेशा से नेचर को रिस्पेक्ट कर रहा था, हमेशा से नेचर बचा रहा था इंडिया. नहीं, तुम भी तो वेस्ट को फॉलो कर रहा है. देखो ऐसे ऐसे हुडी वाला जैकेट पहन के आ गया है, ऐसे क्या. खैर वो हम तो ऐसे ही मस्ती में बोल रहा था कि ध्यान आए, लेकिन तुम्हारा कुछ हो भी थोड़ी सकता है. अब इधर ध्यान दो. खैर देखो, इधर ध्यान दो, सुनना, अभी सुनो. यहां पर ये बोला जा रहा है कि अपने जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भूल गए हैं ना, उसको वापस अडॉप्ट करें. खत्म, उसको वापस अडॉप्ट करें. हम लोगों का आयुर्वेदा जो इतना फेमस था, आज आयुर्वेदा का जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर था खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया यूज करना. आयुर्वेदा आयुर्वेदा हैज बीन डिसरप्टेड. जो आयुर्वेदा था, एंड टुडे व्हाट इट हैज बीन ओवर, मतलब खेला खत्म कर चुके हम लोग. बोलो एवरीवन. अच्छा, तो ये यहां तक आप लोग ये वाला लिख लिए हो ना, पहला वाला, थर्ड वाला. और एक और पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग. बोलो किस पे हम. अच्छा, ये वाला मतलब तन्मय आप ये बोल रहे हो क्या, पब्लिक मीन्स वाला? पब्लिक मीन्स वाला खत्म कर लीजिए, फिर आई विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है कि हम लोग केमिकल जमीन पे नहीं यूज करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है ध्रुव, केमिकल जमीन पे यूज करे तो? समायता प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जमीन पे केमिकल और फर्टिलाइजर्स डालेगा, वो जमीन एक बार तो क्रॉप्स बेसिक ग्रो कर देगा, बाद में वो जमीन बैरन हो जाएगा, हजारों साल लग जाएगा उस जमीन को फर्टिलिटी रिगेन करने में. ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरल, काउ डंग, मैनवर, ये सब यूज करके क्रॉप्स को ग्रो करा जाए. न टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका लैंड बार बार यूज हो सकेगा. चलो बोलो एवरीवन, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड. एक और बार, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली. अंडर सच फार्मिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इज टोटली, कुछ भी केमिकल बेस्ड काम नहीं होगा फील्ड पर. फिर से बोलो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, एक बार और बोलो क्लास, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड. अंडर सच फार्मिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, variety of seeds is totally prohibited. Is totally prohibited. आगे, increase in the trend of organic farming reduces the use of chemical fertilizer and pesticides, which ultimately reduces the land degrade, which ultimately reduces the, कि लैंड कम एक्सप्लॉइट होगा, लैंड कम एक्सप्लॉइट होगा. मोर ओवर, एग्रीकल्चर थ्रू नेचुरल प्रोसेस इंक्रीजेस द क्वालिटी. फिर से, मोर ओवर, एग्रीकल्चर थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ फूड. एग्रीकल्चर थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ फूड. एक और बार बोलना क्लास, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फूड नेचुरली. अंडर सच फार्मिंग the use of chemical fertilizers and high yielding variety of seeds is totally prohibited. Increase in the trend of organic reduces the use of
and pesticides which ultimately reduces the land, which ultimately reduces the, moreover agriculture through natural increases the quality of food. लिख लो लिख लो लिख लो. Through natural processes increases the quality of food. अरे आप ही लोग सोच लो ना, मैं आपके सामने दो खाना रख दिया, एक में मैंने बोल दिया पेस्टिसाइड यूज है और एक नेचुरली ग्रो किया है, 100% क्राउड जो है वो नेचुरल ग्रोन खाना खाएगा. 100% क्राउड है, ऑफ कोर्स. फटाफट लिख लीजिए. कर लिया आप लोगों ने क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली. भूलना मत, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली. यस. HYV सीड्स बनता है केमिकल से, पहला बात. दूसरा बात, HYV सीड्स प्रोड्यूस ज्यादा करता है बट वो वाटर ज्यादा खाता है, और वो ज्यादा, और HYV सीड्स काम तभी करेगा जब तुम केमिकली बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करेगा. नेचुरल फर्टिलाइजर मैन्योर पे नहीं काम करता है वो. तो HYV सीड्स के साथ वो रिस्क है कि अगर उस केमिकल पे गए तो सब केमिकल, तुम ब्लेंड ऑफ केमिकल एंड नेचुरल नहीं कर पाओगे. चलो यहां तक क्लियर है क्या सर आप लोगों को? क्लियर है सर. इज इट डन एवरीवन? रिकॉर्डेड? ओके. स्टूडेंट्स आगे बढ़ता हूं मैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. बोलो क्या? ग्लोबल वार्मिंग और इसका इफेक्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स. हमें, मेरे को अंदाज है ना ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. अब ये क्यों हो रहा है, इसका कहानी समझिए आप. सन से जो रेडिएशंस आता है, इधर ध्यान से चाहिए, सन से जो रेडिएशंस आता है वो अर्थ को हिट करके वापस चला जाता है. हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है. बट अब इन्वायरमेंट में है ग्रीन हाउस गैसेस. क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं. जो ठंडी कंट्रीज होती है ना, वहां पे विंडो बनता है ग्रीन का. अब विंडो और हाउसेस बनता है ग्रीन कलर का. सर तो अब वो ग्रीन कलर का स्पेशल फीचर वहां पे ये रहता है कि वो सन का जो गर्म रेज है वो अंदर आने देता है, बट वो वापस बाहर जाने नहीं देता. पर कुछ गैसेस भी हमारी कंट्री में ऐसे काम करते हैं, हमारी प्लेनेट पे ऐसे काम करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. अगर हम लोग इनकी मात्रा को इन्वायरमेंट में बढ़ाएंगे तो इन्वायरमेंट में बहुत CO2 SO2 हो जाएगा, जो कि पोल्यूशन के रूप में रहेगा. अब जो सनरेज आएगा उसको तो ये लोग आने देगा, पर जब सनरेज एस्केप करेगा प्लैनेट से तो उसको वापस जाने नहीं देता, या कम जाने देता है, कुछ हद तक कैप्चर कर लेता है. तो गर्मी आने तो दे रहा है पर गर्मी एस्केप करने नहीं दे रहा, कुछ हद तक.
इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, पोलर कैप्स मेल्ट हो रहा है, इससे बाढ़ आने की समस्या, सीजन्स में चेंज, सब हटते जा रहा है। हम लोग कलकत्ता में हैं, आपको पता है कलकत्ता में एक टाइम था, जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है ये हमें बताते हैं कि पहले कलकत्ता में 6 तरीके का सीजन होता था, देखने को मिलता था, 6 टाइप्स ऑफ सीजन्स। आज आप लोग देखो 3 तरीके का सीजन ही अपने देख पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उसमें भी प्रिडोमिनेटली गर्मी ज्यादा देखने को मिलता है। दैट इज व्हाट द राइज ऑफ टेम्परेचर इज, ग्लोबल वार्मिंग। बोलो, इट रेफर्स टू द, बोलो, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बोलो फिर से बोलो, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द, फिर से, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द, एक और बार, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। लिख लो पहले, तन में सुनाना क्या है ग्लोबल वार्मिंग? अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ एटमोस्फियर लिखिए, इतना लिखिए पहले आप लोग। लिख लिया? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गैसेस है CO2 SO2 बढ़ गए हैं, तो सन का रेडिएशन आता है, पर ये गैसेस उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वरना नॉर्मली सन का रेडिएशन वापस चला जाता, अभी भी चला जाता है वापस, बट काफी हद तक ट्रैप हो जा रहा है, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोलो, इट इज कॉस्ड बाय द, बोलो, इट इज कॉस्ड बाय द मैन मेड, इट इज कॉस्ड बाय द मैन मेड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबका रेफ्रिजरेंट्स में होता है, रेफ्रिजरेटर्स और ये सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन एटसेट्रा इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को, पेड़ CO2 अब्सॉर्ब कर लेते थे, हम लोग CO2 तो और प्रोड्यूस कर रहे हैं और पेड़ों को और कम कर दे रहे हैं, मतलब दो डैमेज हो रहा है। पेड़ कम से कम अब्सॉर्ब करता था उसको कम कर रहे हैं, और CO2 जो कि अब्सॉर्ब होना था उसको बढ़ा रहे हैं, सब उल्टा गिनती हो रहा है। खैर बोलिए क्लास, इट रेफर्स टू द, क्लास बोलिएगा, इट रेफ इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एक बार और बोलिए ना, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ, it refers to the gradual increase in the average temperature of earth's atmosphere। एक और बार क्लास, it the average temperature of earth's atmosphere, it is caused by the man made increase in the amount of greenhouse gases in the atmosphere through the burning of, through the burning of fossil, फिर से बोलो, it is caused by the man made increase greenhouse gases in the atmosphere through the burning of, through the burning of फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। देवांश सुनाइए, इट इज कॉस्ड बाय से अमाउंट ऑफ, बर्निंग ऑफ, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। लिख लीजिए एवरीबॉडी, लिख लीजिए एवरीबॉडी। ठीक है, क्या लिखा क्या? और इसका ग्लोबल वार्मिंग सर हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट हो रहा है कि पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, स्टॉर्म्स आंधी तूफान ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ स्पीसीज का लाइफ खतरे में आ गया है, और मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। चलो इतना लिख लो पहले, उसके बाद मैं वो सब लर्न करा दूंगा।
बोलना एवरीवन, इट इज कॉज्ड बाय द, बोलो यहाँ पे ये तो हो गया। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पहला, राइज इन सी लेवल, बोलो राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, बोलो राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ, फिर से इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिर से राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोल, एक और बार यार, कम ऑन, राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। पहला राइज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ, दूसरा है इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। तीसरा, मेनी स्पीसीज बिकम्स एंडेंजर्ड, मेनी स्पीसीज बिकम्स, मेनी स्पीसीज बिकम्स एंडेंजर्ड। और लास्टली, इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा। सिद्धार्थ बताइए 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मेल्टिंग ऑफ पोल, इंसिडेंस ऑफ, लिख लीजिए एवरीबॉडी, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग 4 इफेक्ट्स करा दिया मैं। क्या चीज? एक्वाटिक, हाँ एक्वाटिक कुछ हद तक करता है, बट एक्वाटिक का मेन पर्पस यहां नहीं है। मेन जो हम लोग जो जमीन पे प्लांट देखते हैं उसका पर्पस है CO2 ऑब्जॉर्ब करने का, पर करता है वो लोग भी कम, क्योंकि वो लोग पानी के अंदर, वो लोग का ऑक्सीजन का काम ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है क्या? अभी ना मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ना, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोगों को लिखा ही रखे हैं, ऑलरेडी लिखा ही रखे हैं हर चैप्टर के, और भेज भी दूंगा। मेक श्योर कि उनको भी आप लोग नोट करें और लर्न करें, क्योंकि मैंने तो करवा ही दिया है पूरा, मेजोरिटी क्या पूरा ही करवा दिया है, फिर भी तो कुछ बच जाता है यार, तो वो चीज भेज दूंगा, लेकिन लिख के लर्न करने का काम आप ही लोगों को करना पड़ेगा। मैं तो करवा ही दिया पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी हम लोग पेपर सॉल्विंग पर चलेंगे, जिसके थ्रू हम लोग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इन अवर अपकमिंग क्लासेस ऑन इकोनॉमिक्स। क्लियर है कि नहीं? अब फुल फ्लेजेड पेपर सॉल्विंग होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी था, वो भी मैंने कवर करवा दिया। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे। तुम पूरा नहीं लिखे हो, कंप्लीट करो अभी।